और आज की जो कंप्लीट हमारी डिटेल है वो है एएसओ इन सीएसएस के बारे में। ये एसएससी सीजीएल के अंतर्गत एक बहुत ही अंडररेटेड जॉब है। अंडररेटेड का मतलब है जितना रेट इसको किया जाना चाहिए लोगों के द्वारा उतना लोग अक्सर करके नहीं करते हैं। थोड़ी सी अंडररेटेड जॉब है। उसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसी जॉब है, क्या आपको ये जॉब लेनी चाहिए, इस जॉब को टारगेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात मेरे भाई, इस जॉब की सबसे पहली जो हाईलाइट है, जो सबसे खतरनाक चीज मेरे को लगती है वो ये है कि यह केंद्रीय सचिवालय की नौकरी है। आप समझते हैं केंद्रीय सचिवालय का मतलब? आप ये समझिए कि जहां से ना आपका देश चलता है, ये वहां पे बैठते हैं लोग, यानी कि मंत्रालय। मंत्रालय शब्द जहां पे मंत्री लोग होते हैं, और मंत्रालय है, मंत्री हैं, तो सबसे पहले वहां पे आपके लाइसेंस होंगे। और लाइसेंस होने का मतलब होता है आपके इतने सारे लिंक्स डेवलप हो जाएंगे जीवन में कि आपके जीवन का कोई काम रुकेगा नहीं। अगर आप थोड़ा सा ओपन हैं, थोड़े से एक्सट्रोवर्ट हैं आप, अगर आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं, आप चीजें उतने लोगों से बात नहीं करते तो अलग बात है, ठीक है। सो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जैसे एमईए में भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं, क्योंकि एमईए भी अल्टीमेटली एक मिनिस्ट्री की ही जॉब है। देखो एएसओ जो मुख्य तौर पे आपके लगते हैं ये 4-5 जगह हैं। सबसे पहला एमईए के एएसओ होते हैं, इसके अलावा आईबी के एएसओ की भी स्पेसिफिक एक जगह आती है, अलग से वैकेंसीज आती हैं। इसके अलावा रेलवे के एएसओ की भी अलग से जगह आती है, ध्यान देंगे। एमईए पे मैं बना चुका हूं वीडियो। इसके अलावा आपका आईबी की वीडियो बहुत जल्दी आएगी, उससे भी पहले जो वीडियो आएगी वो रेलवे में एएसओ की आएगी, क्योंकि बहुत जबरदस्त नौकरी है रेलवे में एएसओ की। इसके अलावा मेरे भाई आईबीएसओ की भी आएगी, और एक आपका सीएसएस में एएसओ होता है। अब ध्यान देंगे, जैसे एमईए का हटा दीजिए, आईबी का हटा दीजिए, एएफएचक्यू होता है आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स, ठीक है, तो उस वाले को भी हटा दीजिए, ठीक है, और एमईए वाला भी साइड कर दिया। तो उन एएसओ के अलावा जितनी मिनिस्ट्रीज अब आपकी बचती हैं, लगभग हर मिनिस्ट्री के अंदर आपका यहीं से एएसओ सेलेक्ट होके जाते हैं, हर मिनिस्ट्री के अंदर। सो एएसओ इन सीएसएस, सीएसएस का मतलब सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, ठीक है। सो ये आपका देखो एक लोगो भी होता है इनका, ये आपका है, इंडिया का झंडा इस पे बना हुआ है। तो ये है आपका सीएसएस में एएसओ का जॉब। इसके बारे में सबसे पहली बात कही जाती है कि क्या सर ये सबसे आराम की नौकरी है, क्या सच में ये आराम की नौकरी है? तो मैं एक बात कह सकता हूं कि देखिएगा, इसके अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, यानी कि आप पाओगे भारत सरकार के अंदर अगर 4-5 मिनिस्ट्रीज को हटा दिया जाए तो लगभग हर मिनिस्ट्री में यहां से एएसओ जाते हैं। अब इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं तो तरह तरह के देखो, जैसे होम मिनिस्ट्री बहुत वर्कलोड है। अगर हम बात करते हैं कल्चर वाली मिनिस्ट्री आपकी, वहां पे कोई वर्कलोड नहीं है। तो इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें वर्कलोड बहुत कम है, बहुत आराम की नौकरी है। कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा है। तो वो डिपेंड करता है आपकी मिनिस्ट्री पे, कौन सी मिनिस्ट्री में हो। लेकिन फिर भी आपको अभी डिटेल में बताऊंगा कि क्या सच में ये सबसे आराम की जॉब है, क्या इस जॉब के साथ में आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले अबाउट एएसओ इन सीएसएस के बारे में जानेंगे, क्या होता है, सैलरी कितनी होती है, वैकेंसीज कितनी आती हैं, पावर्स क्या क्या होती हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है यूपीएससी के द्वारा और एसएससी सीजीएल के द्वारा, इस जॉब की हाइलाइट्स क्या हैं, प्रोज क्या हैं और कॉन्स इसके क्या हैं, ऑफिसेस कहां कहां पे हैं, ट्रांसफर्स कैसे होते हैं, वर्क प्रोफाइल क्या है, पर्क्स क्या क्या होते हैं, और कुछ आपके एफएक्यूज रखेंगे। इसके अलावा कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है और कौन सी मिनिस्ट्री आपको लेनी चाहिए, ठीक है, ये सब भी जानेंगे अच्छी अच्छी मिनिस्ट्रीज के बारे में। शुरुआत करेंगे शुरुआत से, तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, ये नॉन गेजेटेड आपकी पोस्ट होती है, यानी कि भारत के गैजेट में शामिल नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा जो गैजेट निकाला जाता है वहां पे नहीं है। हालांकि फर्स्ट प्रमोशन के बाद में आप गैजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं, यानी कि अभी ये 4600 ग्रेड पे की है, लेकिन जैसे ही आपका पहला प्रमोशन होता है तो आप इसमें गैजेटेड अधिकारी बन जाते हैं, 4800 ग्रेड पे जाते हैं। क्योंकि इसका पे स्केल 4600 ग्रेड पे है आपका, और बेसिक पे इसका बनता है 44,900। अगर पूरी ग्रॉस सैलरी की हम बात करें सो बेसिक पे आपका 44,900, इसमें आपका डीए लग जाता है 50% एट प्रेजेंट जो है, एचआरए आपका 30% है क्योंकि ये दिल्ली की नौकरी है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका होता है और कुछ आपके अदर छोटे मोटे अलाउंसेज होते हैं। टोटल मिला के 85,000 प्लस आपका बन जाता है। ये है आपका ग्रॉस पे। अगर इन हैंड सैलरी यानी नेट पे की बात करें तो लगभग इसमें से 4-5 हजार पे आपका इनकम टैक्स कटता है, जो कि आप साल के अंत में आईटीआर फाइल करके वापस ले सकते हो, इकट्ठा आ जाता है। तो पूरे के पूरे एक साल का लगभग 1 लाख रुपए के करीब कटा होता है, वो सारा वापस आ जाता है अगर आप सीए से ढंग से बात करके करवाओ उसको, ठीक है, अगर आपके खर्चे उतने हैं एक्चुअल में।
ITR जो भरते हैं हम। इसके अलावा आपका NPS भी कटता है, तो लगभग NPS और ITR कटा के लगभग 75,000 प्लस एट प्रेजेंट में भी स्टार्टिंग सैलरी इसकी बन रही है। ठीक है, तो सैलरी की बात हो गई। इसके बाद में वैकेंसीज कितनी आती हैं, अब की बार इसमें 900 से ऊपर है, मोस्ट प्रोबेबली 1000 से ऊपर जा सकती हैं, संभावनाएं अभी भी कि जा सकती हैं। 2023 में कट ऑफ 320 थी और वैकेंसीज आपकी 720 थी। 2022 में जो कट ऑफ थी वो 331 थी, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर था, यहाँ पे काफी स्कोर नॉर्मलाइजेशन की वजह से बढ़ा था। यहाँ पे वैकेंसीज आपकी 1011 थी। इसमें रिलेटिवली वैकेंसीज ज्यादा होती हैं, जैसे MEA में काफी कम रहती हैं, क्योंकि वो एक अकेली मिनिस्ट्री है, इसके अंदर इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, इसीलिए सामान्यतः इसमें वैकेंसीज ठीक होती हैं। और वैकेंसीज ठीक होने के कारण इसकी कट ऑफ नीचे रहती है। इसकी कट ऑफ नीचे रहने का ये कारण बिल्कुल मत समझ लेना कि जॉब अच्छी नहीं है या लोग कम पसंद करते हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन थोड़ी वैकेंसीज ज्यादा है, इसीलिए थोड़ी सी कट ऑफ इसकी नीचे रहती है। आगे अगर हम देखें कि क्या प्रोसेस रहता है, तो देखो वही टियर 1 आपका होता है। अगर देखो 2 तरीके से सिलेक्शन हो सकता है, एक UPSC CSE सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू, एक SSC CGLE यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के थ्रू। अगर CGLE की बात करें तो 4600 ग्रेड पे ASO सेलेक्ट होते हैं, और UPSC से सीधे के सीधे आपकी स्टार्टिंग की जो पोस्ट होती है वो होती है अंडर सेक्रेटरी की, उसके बाद में जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं, आगे चले जाते हैं। UPSC की बात है, हम CSE यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात नहीं करेंगे। SSC CGL की अगर बात करते हैं तो टियर 1 होता है 200 नंबर का, जो कि क्वालिफाइंग है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और आपका GK GS होता है। 50-50 नंबर के होते हैं, 25-25 क्वेश्चन आपके होते हैं, 1 घंटे का समय होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, आधा नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग का कट जाता है। यह सिर्फ क्वालिफाइंग है, हालांकि इसकी अलग से कट ऑफ लगाई जाती है SSC के द्वारा, जो कि लगभग 140-45 तक जा सकती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं टियर 2 यानी कि मेंस का जो आपका पेपर होता है, जिन लोगों का प्री क्लियर होता है उनको मेंस के लिए बुलाया जाता है। इस बीच में कोई फिजिकल वगैरह आपका नहीं होता है, सीधा मेंस होता है, और मेंस आपका लगभग एक ही दिन के अंदर करा लिया जाता है। तो आप पाओगे 390 नंबर का मेंस होता है। मेंस को 3 सेक्शन में डिवाइड करके कराते हैं। सेक्शन 1 में आपका रहता है मैथ्स और मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी टोटल 90 नंबर। एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर काट लिया जाता है। सेक्शन 2 के अंदर इंग्लिश और GS होता है। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन यानी 135 नंबर होते हैं, GS के 25 क्वेश्चन यानी कि 75 नंबर होते हैं। सेम मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग यहां भी होती है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, और गलत होने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। उसके अलावा 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के होते हैं, जो कि 60 नंबर के हो जाते हैं, और साथ में उसी दिन टाइपिंग भी होती है। यह सब इतना एक ही दिन के अंदर इसमें हो जाता है। ठीक है, टाइपिंग की जो स्पीड है आपकी 28 की चाहिए होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस डिपार्टमेंट यानी कि CSS के द्वारा ही किया जाता है। इंटरव्यू वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। फिजिकल कोई रिक्वायर्ड नहीं है, मेडिकल कोई रिक्वायर्ड नहीं है, हालांकि मेडिकल का एक सर्टिफिकेट आपको बनवा के देना होता है, जो कि आप अपने जिला हॉस्पिटल वगैरह से बनवा सकते हैं। अगर आपकी आंखें कमजोर हैं, अगर आपके आंखों में कलर विजन है यानी कि कलर ब्लाइंडनेस हो, आंखें कमजोर हो, आप चश्मा लगाते हैं, आपकी हाइट कम है, आप पे दौड़ा नहीं जाता है, आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, आपके टैटू है, आपका फलाना ढिमका ढिमकानी जिसका भी नाम आपने लिखवा रखा है, एनीथिंग, ठीक है, यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये पोस्ट आपके लिए सूटेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नजर कमजोर है, कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके अलावा ये एग्जाम प्रोसेस वही है जो अभी मैंने बता दिया था आपको, सारा का सारा पूरा का पूरा एग्जाम प्रोसेस। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें जॉब हाइलाइट्स क्या क्या है, भाई जॉब के अंदर क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं। सबसे पहले तो मेरे भाई जॉब की सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि एकदम रिस्क फ्री जॉब है। सामान्यतः डेस्क जॉब जितनी भी होती है रिस्क फ्री। डेस्क जॉब का मतलब है आपको 9 to 5 जॉब करना है, सुबह ऑफिस जाओ, चेयर मिलेगी, बढ़िया AC सारी मिनिस्ट्रीज हैं। जैसे मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है वैसा नहीं है, आज की डेट में सारी मिनिस्ट्रीज AC में चली गई हैं। खास करके अब आप देखोगे सेंट्रल विस्टा जो सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर काम चल रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली इस साल के अंत तक सेंट्रल विस्टा में लोग ट्रांसफर हो जाएंगे। बहुत अच्छी जगह है, बहुत जबरदस्त, मतलब इतने सारे, मतलब वहां पे काम करने में भी ना मजा आएगा, इस प्रकार की जगह है। वीकेंड एकदम ऑफ रहता है आपका, यानी कि संडे सैटरडे पूरी छुट्टी है, आप अपने घर मौज मारो, आप घूमने चले जाओ, आप जहां घूमना चाहते हो वहां चले जाओ। सामान्यतः ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स और जो दोस्त हैं, जैसे संडे सैटरडे पड़ा, अब की बार वेंसडे का मुहर्रम है, छुट्टी है, तो कुछ लोगों ने क्या करा कि मंडे और ट्यूसडे की छुट्टी लगा दी। इसमें क्या हो जाता है कि संडे सैटरडे मिल गया, मंडे ट्यूसडे की छुट्टी हो गई, वेडनेसडे की वैसे छुट्टी है,
इतने सारा टाइम हो गया, अपना घर घूम के आओ, कहीं घूमने चले जाओ, जहां घूमने जाना हो आप जा सकते हैं। अगर किसी वीक में 2 छुट्टी पड़ती है तो पक्का लोग 3 CL लेके पूरे के पूरे वीक को मस्त बना देते हैं, इस सैटरडे से लेके अगले संडे तक। इस प्रकार से लोग काम करते हैं, यानी कि लीव भी आसानी से मिल जाती है। जैसे पुलिस वगैरह में क्या होता है भाई, लीव लेने के लिए, जैसे हम दिल्ली पुलिस में हम थे, हमें जाना होता था, सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन लिख के मुंशी को पकड़ाओ, मुंशी उसको SHO को दे के आएगा, SHO फिर हमें बुलाएगा, क्यों छुट्टी चाहिए, क्या चाहिए, वहां पे बताओ जी मुझे छुट्टी इसलिए चाहिए, मेरी मम्मी बीमार है, इसको ये हो गया, उसको वो हो गया। लोगों को कई बार ऐसे एप्लीकेशन लगाने पड़ते हैं कि जी दादी जी की डेथ हो गई, इसका ये हो गया, वो हो गया, इंगेजमेंट है मेरी, तुम्हारी इंगेजमेंट है तो लाओ सबूत दो, इस चीज का भी सबूत मांग लेते हैं। जी बच्चा हुआ है मेरे के, सबूत दो बच्चा हुआ है। ऐसी ऐसी चीजें होती है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो पुलिस महकमे में तो अब बच्चे का क्या सबूत दे, बच्चा लाके पहले उठा के किसी से घर से मंगवाएंगे, ये देखो जी ये हमारा बच्चा, ये हुआ, अब इसके लिए हमें जाना है घर। ऐसी हालत है पुलिस महकमे में तो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है, आपको छुट्टी चाहिए, आप रुक जाइए आराम से, बाद में एप्लीकेशन भेज दीजिए, आपकी छुट्टी अप्रूव हो जाएगी। ठीक है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है भाई लाइसेंस के लिए। लाइसेंस क्यों, अगर आप मिनिस्ट्री में रह रहे हो तो आपके बहुत अच्छे लाइसेंस बन जाएंगे, आप बहुत बड़े बड़े मंत्रियों से मिलोगे, बहुत बड़े बड़े पावरफुल जो लोग हैं, जो सत्ता को चला रहे हैं, आप उनसे मिलोगे, जो पूरे देश को संभाल रहे हैं, आपकी उनसे जान पहचान होगी, अच्छे अच्छे लिंक बन जाएंगे। और इसका परिणाम ये होगा कि जीवन में आपका कोई काम नहीं रुकेगा। किसी का काम रुक सकता है भाई, आपका नहीं रुकेगा। क्यों, आप मंत्रालय में बैठते हो। ठीक है। इसके अलावा सोशल रिस्पेक्ट बहुत होती है। जहां मंत्रालय का नाम आ जाता है ना, वहां पर ऑटोमेटिकली लोगों के मन में सीधा क्या आता है, मंत्रालय का मतलब लोगों को मंत्री दिखते हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, और वहां तक की बातें सुनाई देती हैं। लोग नहीं समझते हैं कि आप ASO हैं, या आप SO हैं, या आप सेक्रेटरी हैं, या आप क्या हैं। क्योंकि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे, या थोड़े से ऐसे लोगों के बीच में जाओ जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो ना तो उनको सेक्रेटरी का मतलब पता है, ना ही उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी का मतलब पता है, ना अंडर सेक्रेटरी का मतलब पता, ना उनको सेक्शन ऑफिसर पता, ना उनको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पता। अगर आप कहो कि ये सेक्शन ऑफिसर है, ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, तो लोग तो ये समझेंगे अरे ये बड़ी चीज है, इसके नाम में 3 अक्षर आ रहे हैं, मतलब 3 शब्द हैं, इसके में 2 ही है। लोग इस तरीके से हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस उनको फर्क क्या पड़ेगा कि आप मंत्रालय के अंदर काम करते हो, यानी कि आप बड़े लेवल के आदमी हो। ठीक है। सो मंत्रालय एक अच्छी चीज है, तो सोशल रिस्पेक्ट अच्छी है। क्वालिटी फैमिली टाइम आप बिता सकते हो। क्यों, शाम को जैसे आप जॉब से फ्री, ऑफिस से निकल के, कई जगह तो आपके जो सीनियर्स हैं ना, वो ऐसे मिलेंगे, वो कहेंगे भाई टाइम से अपना घर वर पहुंचो, कोई दिक्कत मत लो, काम वाम होते रहेंगे। ऐसे भी सीनियर्स होते हैं। तो क्वालिटी फैमिली टाइम आप निकाल सकते हैं। आप चाहें तो डेली मूवी का प्लान कर सकते हैं, अगर आप में दम है रोज मूवी देखने का तो। ठीक है। बाकी मेरे भाई बैलेंस्ड वर्क लाइफ है। देखो इसका ना एक सबसे बड़ा पॉजिटिव आपको बताता हूं, प्लान्ड लाइफ आपकी चल सकती है। आज जिस जीवन काल में अभी हम लोग हैं ना, जिस एज ग्रुप में अभी हम लोग हैं, अभी हमें क्या चाहिए होता है, एडवेंचर चाहिए होता है। अभी हमें क्या चाहिए कि थोड़ा सा ना एक्साइटमेंट होनी चाहिए जीवन में। लेकिन मेरे भाई आपको ना, हमें जैसे पता है क्या होता है, जब हम प्राइवेट जॉब में काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति प्राइवेट जॉब में, और प्राइवेट जॉब में मान लीजिए 25 की उम्र में लग गए, आप काम करते रहे, आपकी उम्र 35 हो गई, 40 हो गई, अब आपको 15 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाओगे ना, तो अगर आज आप 1.5 लाख रुपए महीने पे काम कर रहे हो, तो दूसरी कंपनी आपको कम से कम 2 लाख रुपए तो देगी देगी, बल्कि हो सकता है 3 लाख भी दे दे, कई बार इतना इंक्रीमेंट आपको मिल जाता है। बट सरकारी नौकरी की ना सबसे बुरी बात तो पता है क्या है, इसमें स्विच करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपको जो डिसीजन लेना है वो आज लेना है, और आपको आज डिसीजन अगले 4 या 5 साल को देख के नहीं लेना है दोस्त। आगे अगर आज आपकी एज 25 साल है, तो 25 से 60 तक तो नौकरी करोगे, यानी कि अभी 35 साल बचे हुए हैं आपके। अगले 35 साल को देख के डिसीजन आपको लेना होता है। और 35 साल में पता है क्या क्या शामिल है, 35 साल में वो एज भी शामिल है जहां पे ना आपके अंदर एडवेंचर नाम की चीज बचेगी नहीं। जहां पे आपका जो प्राइमरी फोकस होगा ना, वो आपका परिवार होगा, आपकी फैमिली होगी, आपके बच्चे होंगे, आपकी बीवी होगी। माता पिता की भी एज एक टाइम के बाद इतनी जा चुकी होगी कि आप जिंदगी में एडवेंचर करना नहीं चाहोगे, बल्कि अपने माँ बाप की सेवा थोड़ी सी करना चाहोगे। और माँ बाप की सेवा करने के लिए ना आपको टाइम देना पड़ेगा। तो आज अगर आप जो भी नौकरी चूज कर रहे हो, उसको इस वाले पैरामीटर पे देख के भी चूज करना कि आप अपने माँ बाप को ले जाके अपना चेन्नई वगैरह साथ रख पाओगे एक्साइज इंस्पेक्टर बन के, या आप प्रिवेंटिव बन के। हो सकता है आप मोटा पैसा कमा जाओ, मोटा पैसा हमेशा मायने नहीं रखता है जीवन में। आप रेड्स मार के एडवेंचर पा सकते हो। पिछली वीडियो में हमने ईडी के बारे में बहुत सारी बातें की थी, वहां पे हमने बताया था, देखो वो उसका एक अपना पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं ना, कि कभी भी हमें कोई भी डिसीजन इस बहाव में नहीं लेना चाहिए। कई बार लोग बहाव में ले जाते हैं डिसीजन कि यार चल ये करते हैं, क्योंकि उनको अभी लाइफ में एडवेंचर दिख रहा है। बट
35 साल है मेरे भाई, और 35 साल का मतलब है कि आपको ये भी देखना है कि आपको अपनी फैमिली को संभालना है। कल को आपको ऐसी सेटल्ड लाइफ चाहिए कि आपके बच्चे एक स्कूल में पढ़ पाए। ऐसा नहीं हो कि 2 साल बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, 2 साल बाद पापा का ट्रांसफर हो गया तो बच्चे का ट्रांसफर दूसरी जगह कराना पड़ रहा है, बच्चा दूसरे स्कूल में जा रहा है। बात समझ रहे मेरी? तो इस तरीके से आपको आपकी प्लान्ड लाइफ चल सकती है, बिकॉज सीएसएस यानी कि मिनिस्ट्रीज, और मिनिस्ट्रीज यानी कि दिल्ली, आप दिल्ली में वेल सेटल्ड लाइफ जी सकते हैं, क्वालिटी फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बैलेंस्ड वर्क लाइफ चलेगी, आप पे कभी काम इतना प्रेशर नहीं डालेगा कि आप स्ट्रेस लेके घर में एंट्री करो। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें। बेस्ट जॉब फॉर गर्ल्स होती है, इससे बढ़िया जॉब गर्ल्स के लिए पूरे एसएससी सीजीएल के अंदर मैं कोई नहीं मानता हूं। एमईए भी एक अच्छी जॉब है, लेकिन देखो एमईए की मैंने बहुत तारीफें भी की थी, नो डाउट, लेकिन एमईए के कुछ अपने नेगेटिव्स भी हैं। अगर आप लड़की हैं और आप एमईए में हैं तो थोड़ा सा शादी को लेके आगे चल के या तो आपको एमईए वाले से ही शादी करनी पड़ेगी। अगर आप अदर किसी पर्सन से करते हैं तो फिर आप फॉरेन पोस्टिंग जाने में दिक्कत होगी, बहुत सारी चीजें वहां पे आ जाती हैं, और एमईए में एक अपने उसकी भी लिमिटेशंस हैं। सीएसएस में होने का ये फायदा रहता है, आपको जिंदगी भर दिल्ली में रहना है, आप बढ़िया से रहिए, परिवार को अच्छे से पालिए, बच्चों का ध्यान रखिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो सीएसएस बेस्ट जॉब है मेरे हिसाब से लड़कियों के लिए। क्या इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं? तो देखो नेगेटिव पॉइंट्स वही हैं जो पॉजिटिव के एकदम अपोजिट हैं। जैसे क्लैरिकल जॉब है, बहुत ज्यादा वो फील नहीं आएगा कि आप इंस्पेक्टर बने हो जीवन में। लाइक सीजीएल के लिए इतनी मेहनत करी, इतनी पावर चाहिए, ये चाहिए, रील्स देख देख के हमारा माइंड ऐसा हो चुका है कि नहीं नहीं हमें तो पावर चाहिए, पावर चाहिए। ये जो पावर की जो भूख है ना, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है रील्स। जब हम रील्स देखते हैं हमें लगता है यार हम पे भी ये पावर हो। हमने रील्स में देखा कि कोई व्यक्ति जा रहा है, गाड़ी से उतर रहा है, ये कर रहा है, वो, आपको भी ये सब मौके मिल सकते हैं। अभी बताऊंगा कौन सी मिनिस्ट्रीज में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, वो सब पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो क्लैरिकल जॉब है, थोड़ा सा बोरिंग सा काम होता है, तो स्लाइटली बोरिंग जॉब है, थोड़ा सा पक जाते हैं लोग थोड़ा सा इससे कि यार कुछ नया नहीं मिल रहा है, वही डेली का काम, वही डेली की चीजें, वही नोटिंग, ड्राफ्टिंग, एप्लीकेशन लिख, इसके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम, ये सब चीजें आपकी रहती हैं, बहुत ज्यादा नया कुछ इसमें नहीं होता है। लिटिल चांस ऑफ करप्शन, आप इसको पॉजिटिव माने या नेगेटिव, इट्स अप टू यू, इसीलिए मैंने कॉन्स ना लिख के इंपॉर्टेंट लिख दिया है। बात इंपॉर्टेंट ये है कि करप्शन के बहुत कम चांस होते हैं, ना के बराबर चांस है, क्योंकि मिनिस्ट्रीज के अंदर रहना है, पब्लिक डीलिंग आपकी नहीं है, और जब तक पब्लिक डीलिंग नहीं होती करप्शन होने का चांस तो है ही नहीं, है ना। बाकी अपना अपना कौशल है, लोग पता नहीं ऐसी ऐसी जगह से भी करप्शन कर जाते हैं, पता नहीं, अपना अपना कौशल है, जैसे जो जहां दिखा जाए। ठीक है, स्लो प्रमोशंस, इसका सबसे बड़ा जो नेगेटिव है जिसकी वजह से लोगों ने सीएसएस को चूज करना कम करा, वो है प्रमोशंस बहुत स्लो हैं। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम को क्लियर ना कर पाए तो 8-9 साल लग जाते हैं कई बार। डिपार्टमेंटल एग्जाम अगर आपने टाइम से क्लियर कर लिया, 5 साल में आप एलिजिबल हो जाते हो देने के लिए, अगर टाइम से क्लियर कर लिया तो आप आसानी से बन जाओगे एएसओ। लेकिन नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होता है कि वैकेंसीज बहुत कम कम आती हैं, जिसकी वजह, मतलब एएसओ नहीं एसओ, तो जिसकी वजह से पहला ही प्रमोशन आपका 8-9 साल तक खिंच जाता है। जैसे ईडी में बताया था 2 साल का ऑर्डर पास हो रखा है। ठीक है, इनकम टैक्स में भी बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्लो है भाई, है ना। इसके अलावा थोड़ी सी, क्योंकि दिल्ली में हमेशा पोस्टिंग रहती है, आपको दिल्ली में ही रहना पड़ेगा, और दिल्ली यार अपने आप में महंगी जगह है अगर आप ठीक सी जगह रहना चाहोगे। अगर झुग्गी झोपड़ी टाइप जगह में रहना है तो अलग बात है, बाकी आपको फ्लैट वगैरह मिल जाते हैं। और सीएसएस का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी है, क्योंकि आपको हमेशा दिल्ली में रहना है, तो अगर एक बार जब आपको क्वार्टर अलॉट हो जाता है तो आपको बार बार उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप बढ़िया अपने घर की तरह से उसको सजा सकते हैं, बना सकते हैं, और रिटायरमेंट तक उसी जगह पर रहने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि प्रमोशन होने के बाद में जो 4 साल जब हो जाते हैं तो आप एक अपग्रेड होने का जो क्वार्टर है ना, जो क्वार्टर अभी जिस लेवल का उससे एक अगले लेवल का आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा मिनिस्ट्रीज यूजुअली चेंज इन 9 to 10 ईयर्स। ध्यान रखना, स्टार्टिंग में जो मिनिस्ट्री मिलती है जरूरी नहीं है कि लाइफ टाइम वही रहे, सामान्यतः 9 से 10 साल में आपकी मिनिस्ट्री एक बार बदल जाती है। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे और क्या क्या चीजें होती हैं। देखो, तो वर्क इसका बहुत सिंपल है, रूटीन नोटिंग, राइटिंग, ड्राफ्टिंग, सबमिटिंग लेटर्स टू हायर अथॉरिटीज, एज वेल एज कंप्लीटिंग फाइल्स एंड क्रिएटिंग रिपोर्ट्स, यही सब काम है, सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क है, सिंपल सी बात है। मेंटेनिंग द क्रूशियल लिंक बिटवीन पार्लियामेंट एंड द कैबिनेट सेक्रेटरीट। ठीक है, उसके अलावा इंश्योरिंग कंटिन्यूटी इन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो, हालांकि पॉलिसी मेकिंग में जो ज्यादा रोल होता है वो आईएएस का होता है, आपका नहीं है। अगर आपको जीवन में पावर ज्यादा ही चाहिए, पावर की भूख है, तो आईएएस बनना पड़ेगा। इवन आप आईआरएस बन के भी पावर नहीं ले पाओगे। अगर आपको लगता है कि इनकम टैक्स में, एक्साइज में, इन सब में बहुत पावर है, तो बहुत ज्यादा पावर वहां भी नहीं है भाई।
बिकॉज उनके जो बड़े सीनियर्स हैं ना, आईआरएस भी आईआरएस बनने के बाद में पेपर दे रहे होते हैं, क्योंकि आईएएस बनना अल्टीमेटली मिनिस्ट्रीज में आना है उनको भी, क्योंकि असली पावर अगर कहीं है तो आईएएस के पास में। तो आप यूपीएससी निकालिए, बढ़िया से पावर लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई ट्रेनिंग क्या रहती है, तो 2 मंथ की ट्रेनिंग होती है, जो कि इन हाउस ट्रेनिंग होती है, एक इंस्टीट्यूट है इनका, वहां पे होती है, ठीक है, आईएसटीएम इंस्टीट्यूट है, इसमें होती है। ये आपकी मिनिस्ट्री मिलने से पहले ही होती है, ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री आपको मिल गई उसके बाद मिनिस्ट्री कराई, नहीं, सीएसएस में सिलेक्शन हो गया, मिनिस्ट्री बाद में मिलती रहेगी, पहले ये ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा भाई आपकी एक ट्रेनिंग और होती है उसके बाद में, जिसको हम भारत दर्शन और विलेज अटैचमेंट बोलते हैं। भारत दर्शन का मतलब है आपको इंडिया घुमाया जाता है, विलेज अटैचमेंट का मतलब है आपके एक विलेज से अटैच कर दिया जाता है, तो वो होती है, ये 1 वीक ईच ट्रेनिंग होती है, यानी कि दोनों ही एक हफ्ते की है, तो ये भी ज्यादा नहीं है। इसके बाद में आपको मिनिस्ट्री वगैरह अलॉट कर दी जाती है। मिनिस्ट्री सर कैसे मिलती है, तो देखो टॉप मिनिस्ट्रीज क्या क्या है। सबसे पहले एमएचए यानी कि होम अफेयर्स वाली आपकी जो मिनिस्ट्री है, अगर सबसे ज्यादा पावर्स हैं, अगर सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड जॉब है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। लेकिन बहुत सारे लोग एमएचए में जाना नहीं चाहते, क्यों, क्योंकि एमएचए में जितनी पावर है मेरे भाई, उतना ही ज्यादा वर्कलोड है। अगर सबसे ज्यादा काम किसी मिनिस्ट्री में है तो वो है एमएचए में, लेकिन क्योंकि ज्यादा काम है, इसका मतलब है सबसे ज्यादा लिंक आपके यहीं बन सकते हैं, सबसे ज्यादा लाइजन आपके यहीं बन सकते हैं, सबसे ज्यादा पावर आपको यहीं रह के मिल सकती है। इस मिनिस्ट्री के अंदर पता है आपको शायद जान के हैरानी हो, इसका एक फॉरेन सेक्शन भी होता है, ठीक है। और अगर उस सेक्शन में आप हो, उस डिवीजन में अगर आप हो, तो आपको विदेश जाने का मौका भी मिल जाता है। 6 महीने से लेके 1 साल तक का पीरियड होता है, आप 2-3 बार विदेश जा सकते हैं पूरी सर्विस के दौरान, अगर आप उस सेक्शन के अंदर हो। तो यहाँ पे वो भी मौका मिल जाता है जो कि एमईए वालों को मिलता है, लेकिन एमएचए में भी एक है। इसके अलावा एमएचए में अलग अलग राज्य जो हैं उनसे भी बेसिकली उनके भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं, वहां पे भी दिया होता है। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट मिल रखा है तो आपको बार बार महीने में हर 15 दिन नॉर्थ ईस्ट घूमने का मौका मिलेगा। जब भी आप नॉर्थ ईस्ट जाओगे तो आपके सारे खर्चे सरकार संभालेगी, आपको 5 स्टार होटल में रहने का मौका मिलेगा, हर चीज आपको सरकार देगी और आपको घूमने का पूरा चांस मिलेगा। तो अलग अलग सेक्शंस हैं इसमें भी, और बहुत अच्छे अच्छे सेक्शंस भी हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सेक्शंस भी इसमें रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कल्चर की एक ऐसी मिनिस्ट्री है, इसमें वर्कलोड 0 है, ठीक है, बहुत कम वर्कलोड है, ठीक है, नो वर्कलोड, नो वर्कलोड। और नो वर्कलोड का इसका मतलब यह है कि अगर आपने जीवन में ये सोचा है कि सीजीएल क्लियर करके आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है, तो आप आंख बंद करके ये सीएसएस ले लीजिए और कल्चर वाली मिनिस्ट्री के लिए कंपीट कीजिए, ये वाली मिनिस्ट्री ले जाइए, आपको इतना सारा फ्री टाइम मिलेगा कि आप तसल्ली से तैयारी कर पाओगे। इसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री है, इसमें अपने बेनिफिट्स हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री में एक तो जितना, जैसे आपका एक होता है सीजीएचएस, ठीक है, सीजीएचएस यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसमें हर महीने पैसे कटते हैं, ऐसा नहीं है कि सीजीएचएस फ्री में है सरकार की तरफ से, नहीं, हर महीने कुछ कुछ पैसे कटते हैं, शायद 140 या कुछ ऐसे रुपए, ज्यादा नहीं है। इसके बदले में सरकार फ्री इलाज कराती है, लेकिन फ्री इलाज का मतलब ये नहीं आप कहीं भी हॉस्पिटल में जाओ सीधे के सीधे आपको फ्री में इलाज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, पैसे वहां देने पड़ते हैं। लेकिन वहां के जो बिल वगैरह हैं, आप अपने मिनिस्ट्री में जाओगे लगाओगे, या आप अपने ऑफिस में आओगे लगाओगे, तो वो पैसे रिम्बर्स हो जाते हैं, वापस हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी मिनिस्ट्री क्या है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, तो इसका फायदा ये होता है कि आपको पैसे देने ही नहीं है, जहां भी आप इलाज कराओ कैशलेस हो जाता है, यानी कि सीजीएचएस कार्ड से कैशलेस आपका हो जाता है, वैसे नॉर्मली आपका नहीं होता था, ठीक है। बाकी फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी ठीक ठाक पावर मिल जाती है लोगों को, तो ये भी अच्छी है, काफी प्रेफर करते हैं लोग इसको भी। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो टेक्नोलॉजी है, मतलब ये जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, इसके भी बहुत सारे लोग प्रेफरेंस बढ़ते हैं। इसका कारण यह है कि इस मिनिस्ट्री में अगर आप हो तो आपको बड़े बड़े जो आइकन्स हैं, सेलिब्रिटीज से मिलने का मौका अगर सबसे ज्यादा आपको कहीं मिलता है तो इसी में मिलता है। और जैसे जैसे आप सेलिब्रिटीज से मिलोगे आपके लाइसेंस उतने अच्छे बनेंगे, लिंक डेवलप होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक आपकी नहाई, जिसको रोड वाली है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर आप यहां चले जाते हो तो आपको एक ना ब्लैक टैग मिलता है, फास्ट टैग, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप फास्ट टैग पूरे इंडिया में आपका फ्री हो जाता है, आप जहां भी जाओ फास्ट टैग, यानी कि आपको ना आई कार्ड भी नहीं दिखाना है। जैसे जनरली, जैसे मान लीजिए आर्मी वाले हैं या पुलिस वाले हैं, उनका फास्टैग चल जाता है, लेकिन उनको आई कार्ड दिखाना पड़ता है। लेकिन इनको ना एक फास्टैग ही मिल जाता है, ब्लैक फास्टैग होता है, अपनी गाड़ी पे लगा लेते हैं, और उसके बाद में फास्टैग से ऑटोमेटिक खुलता रहेगा, उसमें पैसे वैसे डालने की जरूरत नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलता रहता है। तो इनकी एक ये सुविधा मिल जाती है। तो काफी सारी सुविधाएं मिल जाती हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज की। बाकी ये कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जिनको लोग बहुत प्रेफर करते हैं।
अगर आपको यूपीएससी करना है तो कल्चर में चले जाना, अगर आपको पावर चाहिए तो एमएचए में चले जाना मेरे भाई। आगे अगर इसके बारे में कुछ और चीजें देखें तो इसके कुछ पर्क्स होते हैं जो कि हर सरकार मतलब हर जॉब के हैं, जैसे चाइल्ड केयर वाला हो गया, एलटीसी वाला हो गया, मेडिकल का हो गया, हॉस्टल सब्सिडी हो गया, ये सब जॉब में है, जितनी गवर्नमेंट जॉब है सब में, तो यहाँ पे भी है। इसके अलावा मेरे भाई इसके प्रमोशंस कैसे कैसे होते हैं, देखो इसके प्रमोशन स्लो हैं। एएसओ से एसओ बनने में 7-8 साल लग जाते हैं। इसके अलावा फिर एसओ से अंडर सेक्रेटरी बनते हैं, अंडर सेक्रेटरी बी बोला जाता है इसमें भी, यानी कि ए नहीं बोलते हैं, ए होते हैं यूपीएससी वाले। अंडर सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी तक ज्यादातर लोग सिर्फ यहीं तक पहुंच पाते हैं, इससे आगे नहीं जा पाते हैं। बाकी फिर भी इसकी जो हायरार्की है उसके बाद में एडिशनल होता है, ज्वाइंट होता है, और फिर डायरेक्टर आपका होता है। ठीक है, तो ये सारे लोग होते हैं। अगर इसके आगे हम बात करें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कुछ एफएक्यूज जो आपके होते हैं, तो पोस्टिंग कहां और कैसे मिलती है, रैंक और मार्क्स के आधार पर दिल्ली में ही अलग अलग मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट ऑफिस में पोस्टिंग मिलती है, यानी कि पोस्टिंग कहां नहीं है, दिल्ली में। और वो किसके आधार पर मिलेगी, रैंक के आधार पर मिलती है भाई आपको। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफर होता है या नहीं, देखो सामान्यतः सारी मिनिस्ट्रीज दिल्ली में, लेकिन क्या दूसरे किसी प्रदेश में मिनिस्ट्रीज है ही नहीं है, यानी कि कुछ कुछ जगह कुछ कुछ मिनिस्ट्रीज के ऑफिस भी हैं, तो ट्रांसफर होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि कुछ ही मंत्रालय हैं जिनके ऑफिसेस किसी और राज्य में भी हैं, जैसे एग्रीकल्चर के दूसरे राज्यों में मिल जाएंगे, सिविल एविएशन के मिल जाएंगे, कॉमर्स के मिल जाएंगे, होम के मिल जाएंगे, लेबर के, लॉ एंड जस्टिस के, अर्बन डेवलपमेंट के, डीओपीटी के, इनके मंत्रालय और जगह हैं, तो आपको वहां जाने का मौका मिल जाता है। सामान्यतः यहाँ पे लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे जाने की जगह होती है एक एक लोगों की, लेकिन किसी के अगर होम टाउन के आसपास पड़ रहा होता है तो लोग जाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं जबरदस्ती भेजा जाएगा, आप दिल्ली में रहना चाहिए, दिल्ली रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन जो बच्चे बहुत पूछते हैं वो ये है कि क्या एएसओ इन सीएसएस को पीएमओ में पोस्टिंग मिल सकती है, तो मेरे भाई बिल्कुल मिल सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मिनिस्ट्री सारी में मिल सकती है, कहीं भी। एक क्वेश्चन जो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि क्या सर गाड़ी मिलती है, तो मेरे भाई गाड़ी अलग से ऐसा कुछ नहीं मिलती है, एएसओ वेएसओ को गाड़ी वाड़ी नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप ऑफिशियल किसी काम से जा रहे हैं तो आप सरकारी गाड़ी में जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑफिशियली ऑफिस से गाड़ी आपको लेगी, जहां आप जा रहे हैं वहां तक छोड़ेगी, वहां से वापस लेगी, आपका इंतजार करती रहेगी जितनी देर आप वहां पे हैं, फिर वहां से वापस लेगी, ऑफिस ही छोड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑफिस आप गाड़ी से एक ड्राइवर आए आपको घर से उठाए ऑफिस छोड़े, तो वैसा कुछ आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है।